हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आरएस सफलता सीरीज 2023 क्वालिटी आपने देख ली है। अगर आपको क्वालिटी आपके स्टैंडर्ड के अनुसार लगती है कि आरएस एग्जाम में ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो अभी जाइए प्ले स्टोर ऐप पे और मुलान एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आरएस सफलता सीरीज में इनरोल कीजिए। एक बात मैं आपको रोज़ बताना चाहता हूँ लेकिन अक्सर भूल जाता हूँ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, नाम है आर एस प्रीमियर लीग 2023 और इसमें 8 बजे, दोपहर के 2 बजे और रात्रि को 8 बजे क्विज चलती है। तो अगर आप चाहते हैं क्विज अटेम्प्ट करना समय के अनुरूप, तो अभी जाइए आर एस प्रीमियर लीग टेलीग्राम चैनल पे और लगातार क्विज को दें और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाएं। चलिए शुरू करते हैं पेपर 2 का पार्ट 2। कारखाना अधिनियम 1891, इसमें क्या शामिल नहीं है? कारखाना अधिनियम 1891, इसमें क्या शामिल नहीं है? वयस्क श्रमिकों के लाभ की व्यवस्था की गई। यह अधिनियम बाल श्रम से संबंधित था, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता था। तीसरा कथन है, यह अधिनियम उन सभी स्थानों पर लागू हुआ जहां कम से कम 50 श्रमिक एक साथ काम कर रहे थे। फिर यह महिलाओं को रात्रि के समय 8 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक काम करने पर रोक लगा दी गई। इनमें से हमें कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी ये अधिनियम बाल श्रम से ही संबंधित नहीं था। और इसमें बाल श्रम के बारे में बात जरूर की गई थी, लेकिन 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, ये कथन गलत है। किस प्रकार गलत है ये देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कारखाना अधिनियम 1891 में। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिंसडाउन। क्या नाम था इसका? कब की बात है? 1891 में। और कौन था इस समय वाइसराय? लॉर्ड लिंसडाउन। और इसमें वयस्क श्रमिकों के लाभ की बात की गई। इसके लिए लाभ की बात की गई, वयस्क श्रमिकों के लिए भी बात की गई। यह अधिनियम उन सभी स्थानों पर लागू हुआ जहां कम से कम 50 श्रमिक एक साथ नियोजित हो, यानी अगर 50 श्रमिक एक जगह नियोजित है तभी इस अधिनियम के प्रावधान है वो लागू होंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? कारखाना अधिनियम 1891 की। इससे पहले कारखाना अधिनियम 1872 भी आ चुका था, लेकिन उसमें बच्चों के लिए स्पेशल बात हुई थी और महिलाओं के लिए बात हुई थी। लेकिन 1891 का जो अधिनियम है, इसमें वयस्क श्रमिकों के लिए भी बात हुई। ये वहां लागू होगा जहां कम से कम 50 श्रमिक नियोजित है। साथ ही 9 साल से कम आयु के बच्चों के द्वारा कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या कहा गया? अगर 9 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वो कारखानों में काम नहीं करेगा। और 9 साल से ज़्यादा है लेकिन 14 वर्ष तक का है, तब उसके कार्य के घंटे डिसाइड किए गए। कितने? तो 9 से 14 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि को 7 घंटे रखा गया। ठीक है, हम 1991 के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, कारखाना अधिनियम की बात कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किए गए? महिलाओं के लिए कहा गया कि सुबह नहीं, रात्रि को 8 बजे से लेके सुबह के 5 बजे के मध्य, रात्रि के 8 बजे से सुबह 5 बजे के मध्य उनके काम करने पर रोक लगा दी गई, यानी इस कालावधि में उनको विश्राम का समय दिया गया। और यह भी कहा गया कि महिलाओं को अधिकतम 11 घंटे ही एक दिन में कार्य करवाया जा सकता है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, हॉलीडे, ठीक है ना, एक डिसाइड किया गया, एक छुट्टी भी रखी जाएगी। ये कारखाना अधिनियम 1991 के प्रमुख प्रावधान। उस समय वायसराय लॉर्ड लेंसडाउन 50 श्रमिकों वाले जो स्थान था, कारखाना था, वहीं लागू होता। 9 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने में रोक लगा दिया गया। 9 से 14 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि को 7 घंटे कर दिया गया। महिलाओं के ऊपर 8 बजे से सुबह 5 बजे तक के काम करने पर रोक लगा दी गई। और महिलाओं की जो कार्य करने की अवधि है प्रतिदिन 11 आवर यानी 11 घंटे ही डिसाइड की गई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया?
1919 में किस चीज को स्पष्ट किया गया? न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय की शक्तियां, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है 1919 का जो अधिनियम था ना, उसमें केंद्र सरकार की और जो राज्य सरकार यानी प्रांतीय सरकार है उनके अधिकारिता को डिसाइड किया गया, यानी अलग अलग सूचियां बनाएगी, संघ सूची, राज्य सूची। तो जो 1919 के जो अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए मोटे मोटे देख लेते हैं हम। देखो, जब हम 10 टेस्ट पेपर करेंगे ना, तब तक ये 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इसकी बहुत सारी बातें रिपीट होगी और कुछ चीज़ें इसमें आएगी, कुछ चीज़ें अगले प्रश्न में आएगी। इस प्रकार इन दोनों अधिनियम और 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम है ना, उनके बारे में बहुत सी बातें हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। तो आप लगातार टेस्ट सीरीज को देना है। आपको प्ले स्टोर से मुलान एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आर्य सफलता सीरीज में एनरोल करना है और समय के अनुरूप एग्जाम से पहले आपको 10 टेस्ट दे लेने हैं, ताकि प्री में किसी प्रकार की दुविधा ना हो पास करने में। अब देखो, प्रांतीय व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई 1919 के अधिनियम में, और 1935 के अधिनियम में प्रांतों का द्वैध शासन उसे खत्म किया गया। ये हम पिछले बार में पढ़ चुके हैं, पिछले पेपर में पढ़ चुके हैं इन बातों को। प्रांतीय कार्यपालिका, प्रांत में कार्यपालिका स्थापित की गई, और एक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों बनाएगी, यानी कार्यकारिणी, और दूसरी मंत्रीगण सदस्य, यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग उनके काम को बांट दिया गया। और पहला भाग में हेड तो देखो दोनों को गवर्नर ही करेगा, चाहे लेजिस्लेटिव हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो। लेजिस्लेटिव हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव का मतलब विधायक, जो चुने हुए लोग होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो कार्य करते हैं, जैसे मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी। तो पहले भाग में गवर्नर और उसके कार्यकारिणी के सदस्य, दूसरे भाग में गवर्नर और उसके मंत्रीगण रखे गए, ठीक है। और इनके कामों को अलग अलग बांट दिया कि तुम्हारे पास ये पावर होगी, तुम इस कार्य को करोगे और तुम इस कार्य करोगे। अब प्रांतीय व्यवस्थापिका के बारे में बात करें। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी गई। व्यवस्थापिका की जो सभाएं थी उनकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई, और इसमें 70% सदस्य निर्वाचित होते थे। व्यवस्थापिका में कितने प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं? 70%। मताधिकार में वृद्धि की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का अधिक विस्तार किया गया। पहले तो क्या किया गया था कि मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व दिया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया 1909 के पार्लियामेंटो सुधार से। तो लेकिन 1919 के अधिनियम के माध्यम से कुछ और के लिए भी इसे एक्सटेंड किया गया। केंद्रीय कार्यपालिका, गवर्नर जनरल केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कार्यपालिका अधिकारी, ठीक है। सभी विषयों को 2 भागों में बांटा, जैसे कि हमने पहले चर्चा की। और केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात करें तो केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनीय बना दिया गया। अब देखो क्या किया गया, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली तो प्रांतों में लागू की गई, द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई प्रांतों में 1919 के अधिनियम के माध्यम से। लेकिन केंद्र में क्या किया गया? द्विसदनीय विधानसभा बना दिया गया। जो संसद था ना, उसे द्विसदनीय बना दिया, लेकिन द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया। ये 2 डिफरेंस है अलग अलग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया, वह किन से बना था? अब देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? आधुनिक और परंपरागत उद्योग, सार्वजनिक और निजी उद्योग, कृषि और उद्योग, और विदेशी और घरेलू निवेश। तो इसका आंसर होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का मतलब होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अब देखो, 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत की बहुत बड़ी आबादी थी, वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, ठीक है। दूसरा, भारत को विश्व के साथ तालमेल बना के रखना था। अब अगर सार्वजनिक पद्धति ना अपनाए तो उन गरीबों के साथ क्या होगा? क्या उनका कल्याण संभव है? नहीं। तो हमें सार्वजनिक पद्धति तो अपनानी पड़ेगी। साथ ही देश को विश्व की जो प्रगति लगातार हो रही थी, औद्योगिक क्रांति का जो फायदा इंग्लैंड को, अमेरिका को, इन देशों को या पश्चिमी देशों को हो रहा था, उसका फायदा भी हमें लेना था, है ना। तो इन दोनों का जो हमारे उस समय नीति निर्माता थे, उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम
मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाते हैं, जिसमें हम सार्वजनिक क्षेत्र भी रखेंगे, निजी क्षेत्र भी रखेंगे। कुछ क्षेत्र को निजी क्षेत्र, कुछ चीजों को निजी क्षेत्र में, कुछ को सार्वजनिक क्षेत्र में रखेंगे। और तो 1950 में आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियां डिजाइन करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई और मिश्रित अर्थव्यवस्था की सहमति बनी और राज्य और निजी क्षेत्र दोनों उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और पूरक भूमिका निभाएंगे। अब इसमें सरकार ने क्या किया, जो नीति निर्माता उन्होंने क्या कहा कि जो सार्वजनिक व्यवस्था है ना और जो निजी व्यवस्था है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के संपूरक के तौर पर कार्य करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था डेवलप की। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसमें भारी उद्योगों को विकास के लिए बड़े बांधों के निर्माण पर जोर दिया गया। ये प्रश्न बनता है एग्जाम में बहुत बार कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास और बड़े बांधों के निर्माण पर जोर दिया गया। तो हमारा उत्तर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से 1961-62 तक चली थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस न्यायालय के द्वारा लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दे दिया गया? अच्छा, इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन हुआ था और उसे किसी न्यायालय ने असंवैधानिक भी करार दे दिया था। हाँ हाँ, कब की बात है? तो देखो, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया। आपात की घोषणा 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दे दिया, 12 जून 1975। ठीक है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने यह फैसला, समाजवादी नेता थे राजनारायण, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का चुनाव है ना, वो वैलिड नहीं हुआ है। राजनारायण जी ने कहा, कहां पे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके बदले में कहा कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन है वो असंवैधानिक है। तो याचिका में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मैडम ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया। मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, उनका उपयोग खुद के प्रचार के लिए किया। सॉरी, अगर ये नहीं करती तो इंदिरा गांधी सांसद नहीं बनती। तो इस फैसले का मतलब क्या था? अब आगे इंदिरा गांधी की सांसदी जानी थी। अब अगर वो 6 महीने से दोबारा अगर सांसद निर्वाचित नहीं होती तो उनको प्रधानमंत्री का पद त्याग भी करना पड़ता, सीधी सी बात है। लेकिन अब बाद में बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगन आदेश सुना दिया और कहा कि इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती। जब तक सुनवाई नहीं हो जाएगी ना, तब तक इंदिरा गांधी मैडम सांसद बनी रहेगी, लेकिन वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। मतलब उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो फैसला था उस पर आंशिक रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि सांसदी गई नहीं है, अभी चेक करेंगे, लेकिन जब तक ये प्रॉपर जांच नहीं हो जाती तब तक वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही नहीं है। हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास किसी महासागर यानी हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। बिल्कुल किया गया, सत्य कथन है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट आके नीलगिरी में मिलते हैं। सही बात है, पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में मिलते हैं। तीसरा कथन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो बिल्कुल हमारा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य गोवा है ही। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। तो ये कथन गलत हो जाता है। किस प्रकार गलत हो जाता है? तो देखो, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अपना लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ये कथन सत्य है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो यह 2.4% होगा, यानी पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% क्षेत्र भारत के पास है। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय आकृति है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो अगर हम भारत का इस प्रकार उत्तर से दक्षिण विस्तार देखते हैं तो यह विस्तार होता है 3214 किलोमीटर। वहीं अगर भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार देखते हैं तो 2933 किलोमीटर रहता है। अब प्रश्न बनता है एग्जाम में कि भारत का कथन का सत्य असत्य आइडेंटिफाई करना है। उत्तर दक्षिण विस्तार से
पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। तो हमारा कथन सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, लेकिन पूर्व पश्चिम विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। मुख्य भूमि होगी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सारी की तटरेखा की लंबाई जोड़ लेना तो कितनी होती है, यानी भारत की जो प्रायद्वीप है भारत है उसकी तटरेखा, साथ ही हम अंडमान निकोबार की जितनी भी तटरेखा है वो और लक्षद्वीप की तटरेखा है वो, इन सबको जोड़ लेते हैं तो तटरेखा की लंबाई कितनी है भारत की, तो ये है 7517 किलोमीटर। कितनी है? 1517, यानी 70 नहीं 7517, 7517 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है फिर ये बताओ? तो भारत की जो तटीय सीमा है वो तो 7516 किलोमीटर हो गई। उसके बाद भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,106 किलोमीटर। कितनी है? 15,106। और भारत पूरी तरह से कहाँ स्थित है? तो अगर ये ग्लोब है और ये हमारा, तो ये भारत इस वाले पार्ट में स्थित है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, अक्षांशों की बात करें तो कौन से अक्षांशों के मध्य है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। भारत से कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है भारत से कर्क रेखा, यानी जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। और ये देश को लगभग लगभग 2 भागों में बांटती है। राजस्थान के 2 जिलों यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा से ये निकलती है, छूते हुए निकलती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बरेल श्रेणी कहाँ है? बरेल श्रेणी असम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो बरेल श्रेणी है वो कहाँ पे है? वो है असम, मणिपुर और नागालैंड के मध्य। कहाँ? असम, मणिपुर और नागालैंड। तो ये वाला जो पार्ट है असम, ये नागालैंड और ये मणिपुर, तो यहाँ वाला जो पार्ट है अगर आप भारत के पूर्वी उत्तर पूर्वी के राज्यों की बात करते हैं तो साइड में देखो ये ऊपर ही ऊपर अरुणाचल होता है, फिर नागालैंड, अरुण नाग, फिर मणिपुर, मणि, और फिर मिजोरम। तो इस प्रकार याद करो अरुण नाग मणि मिजो। अगर इसका उत्तर दक्षिण आपको क्रम सेट करने के लिए आए तब भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है। अगर उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करें तो हमें पता है कि उत्तरी पूर्वी जो हिमालय पर्वत है उसकी पूर्वी सीमा क्या है? तो पूरी सीमा डिसाइड करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और उसके बाद हिमालय क्या कट जाता है, खत्म हो जाता है? नहीं, वो हिमालय का जो पार्ट है वो इस तरह से साउथ में मुड़ जाता है। कहाँ के बाद? दिहांग गोर्ज के बाद में। और इधर जो कटी पटी पहाड़ियां ऐसे बनी हुई है, पहाड़ बने हुए हैं, इन्हें उत्तरी पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें कई अलग अलग नाम से, क्षेत्र विशेष के नाम से इन पहाड़ों को अलग अलग नाम से जानते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सी पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं। और देखो सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। किसकी बात करेंगे? अरुणाचल प्रदेश की। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये 4 पहाड़ियां ही अरुणाचल में है। कौन सी? डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये पहाड़ियां कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। पटकई भूम कहाँ पे? पटकई भूमि अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ी नागालैंड में है ही, नागा पहाड़ी नागालैंड में। मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में होगी। मिजो पहाड़ी मिजोरम में होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में होगी, ये भी आपको विदित है क्योंकि नाम से स्पष्ट है। इसके बाद बरेल श्रेणी हमारे प्रश्न में आया तो असम, मणिपुर और नागालैंड, यानी ये असम हो गया, ये मणिपुर, ये नागालैंड और नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर। इधर का जो इनका क्षेत्र है सीमावर्ती, वहां पे बरेल श्रेणी अवस्थित है। और मिकिर पहाड़ी, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न भी है, ये असम राज्य में स्थित है। मिकिर पहाड़ी कौन से राज्य में है? मिकिर पहाड़ी है असम में। ठीक है। और पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में। डापला, मिरी, अबोर, मिसमी, डापला, मिरी, अबोर, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार जो उत्तर पूर्वी हिमालय के प्रमुख प्रमुख पहाड़ियां हैं जो एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने देख ली है। बाकी 3 पहाड़ियां गारो, खासी और जयंतिया, ये कौन से राज्य में है ये आपको बतानी है। और इनका पश्चिम से पूर्व बताना है कि पश्चिम में, सबसे पश्चिम में गारो, खासी, जयंतिया में पश्चिम में कौन सा है, बाद में बीच में कौन सी है और बाद में अंत में कौन सी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और इससे कनेक्ट कर रहे हैं तो। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी पहली बड़ी सहायक नदी, यानी गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली पहली बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
जो बाईं ओर से मिल रही है, गोमती, रामगंगा, यमुना और गंडक। तो इसका आंसर होगा जो रामगंगा है वो बाईं ओर से मिलने वाली बड़ी सहायक नदी है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है। उत्तराखंड में कहाँ से? तो गढ़वाल, गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गैरसैंण की, गैरसैंण नाम की जगह है, वहाँ के गढ़वाल की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। रामगंगा की सहायक नदियां, अब रामगंगा तो गंगा की सहायक नदी, जो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली बड़ी नदी है। लेकिन रामगंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है, ये प्रश्न बनता है। तो देखो, खो है, गंगन और अरिल। खो, गंगन और अरिल, ये क्या है? ये रामगंगा नदी की सहायक नदियां हैं। रामगंगा का गंगा में मिलन कहाँ पे होता है, ये प्रश्न बनेगा। तो कन्नौज में। कहाँ पे? कन्नौज में रामगंगा का गंगा में मिलन होता है। रामगंगा कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से निकलती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, तो उस पार्क से निकलती है रामगंगा नदी। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकलती है अपनी रामगंगा नदी। तो जो राष्ट्रीय पार्क से नदियां निकलती है, उससे संबंधित प्रश्न अक्सर एसएससी पूछती है, यूपीएससी भी पूछती है, तो हो सकता है आरपीएससी भी पूछ ले, तो इस चीज को माइंड में रखना है। गंगा की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है? मैं बाईं तट से पूछा था, तो सबसे पहले तो रामगंगा मिल गई, उसके बाद में गोमती मिलेगी, घाघरा मिलेगी, गंडक मिलेगी। तो गोमती, घाघरा, गंडक, ये तो आपने क्रम से याद रखा है। फिर बागमती, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये गंगा नदी में बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। वहीं अगर दाएं तट से बात करें, यानी गंगा नदी के नीचे से इधर से मिलने वाली जो नदियां हैं, उसमें अपनी एक तो यमुना नदी हो गई, एक सोन, टोंस और करमनासा। यमुना, सोन, टोंस और करमनासा, ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जो इसके दाएं तट से मिलती है, यानी गंगा नदी के दाएं तट से मिलती है। वहीं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा नदियां हैं, वो बाएं तट से मिलती है। ठीक है, अब गंगा नदी का तंत्र देखते हैं हम। आ, कौन सी नदियां मिल रही है, देखो यहाँ पे ये यमुना नदी है, उसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। अब देखो, ये यमुना नदी है, इसमें चंबल मिल रही है, इसमें सिंध मिल रही है, बेतवा मिल रही है, केन मिल रही है, और फिर यमुना नदी किस में जाके मिल रही है? ये मिल रही है गंगा नदी में। फिर ये टोंस नदी की बात करी, ये टोंस नदी मिल रही है। उसके बाद में ये सोन नदी मिल रही है। उसके बाद में ये दामोदर नदी मिल रही है, ये पद्मा नदी मिल रही है। अगर इधर से बात करें तो ये रामगंगा, उसके बाद में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी भी जमुना के नाम से बाद में गंगा में मिल रही है, जो इसका नाम पद्मा हो जाता है। आगे चलते हैं। भारत के तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा करने वाली हवाएं, हम अक्सर सुनते हैं कि जो भारत है, वहाँ तमिलनाडु है, वहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है। अब शीतकाल में वर्षा तमिलनाडु, ये वाला पार्ट हो गया। ये कह रहा है कि वो वर्षा आर्द्रता कहाँ से लाती है, वो हवाएं आती है, वो इस प्रकार हवाएं आती है और यहाँ पे बारिश करती है। वो पानी कहाँ से उठाती है? तो ये उठाती है अपने बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से? और फिर वर्षा कहाँ करती है? ये वर्षा करती है तमिलनाडु में। तो ग्रीष्मकाल में क्या होता है? शीतकाल के विपरीत सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है भाई साहब। एशिया का स्थलीय भाग महासागरों की तुलना में ठंडा हो जाता है। स्थल भाग ठंडा होगा क्योंकि सीधी किरणें मकर रेखा के पास पड़ रही है। अब इससे क्या होगा? उच्च वायुदाब का केंद्र निर्मित हो जाएगा वहां तो, और निम्न वायुदाब का केंद्र हिंद महासागर में होगा। क्लियर है? और सीधी सी बात है, हवाएं किधर से चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। अब ये हवाएं ऐसे तो महाद्वीप से आ रही है, तो खुश्क आएगी, लेकिन जैसे ये बंगाल के खाड़ी के ऊपर से उठेगी, वहां से ये आर्द्रता ग्रहण कर लेगी और पानी कहाँ बरसाएगी? तमिलनाडु में। तल से आने के बाद इन हवाओं में आर्द्रता की कमी होती है, जिसके कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है। लेकिन कोरियोलिस बल के कारण जब ये हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, तो वहां से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और इनकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है। के कारण तमिलनाडु का तट, जिसे हम कोरोमंडल तट भी कहते हैं, वर्षा होती है। इसे उत्तरी पूर्वी मानसूनी वर्षा के नाम से जानते हैं। अगले अगले प्रश्न में चलते हैं। कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ है?
कृषि में शून्य जुताई। अब एक पॉइंट तो ये भी है कि शून्य जुताई क्या है, तो पिछली फसलों के अवशेष को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। इनमें से कौन से कथन सत्य है, तो ये तीनों ही कथन सत्य। तो शून्य जुताई क्या होती है, जैसे हम जुताई के करते हैं खेतों की, तो उसमें क्या करते हैं, पहले बाल लगाते हैं, हेरा फेरते हैं, कल्टी निकालते हैं, इस प्रकार जुताई करते हैं। अब इसकी जगह आप सीधा बीजारोपण ही कर दो। इस प्रकार की खेती को क्या कहेंगे, शून्य जुताई, है ना। इससे पिछले अवशेष तो जलाए नहीं हम, जलाए क्या, नहीं जलाए ना। उससे क्या हुआ, गेहूं की बुआई कर दी तो संभव हो गई। चावल की नई पौध पौध की नर्सरी लगा बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधा रोपण, यानी नर्सरी को बनावा, सीधा ही सीधा कहीं गिरा, धान का बीज लगा दिया। मृदा में कार्बन पृथक्करण भी के माध्यम से संभव है, क्योंकि विश्व घास फूस छोड़ से कार्बन को बड़े पृथक्करण हो जैसे। जुताई रहित कृषि गेहूं की फसलों के बिना जुताई या कटाई वाले खेतों में मृदा को विशुद्ध करने का तरीका है। हेप्पीसीडर अनोखी तकनीकों में से एक है। ये सारी बातें इसी में समाहित है, आप इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। आ औद्योगिक क्षेत्र और कौन सा खनिज वहां पे पाया जाता है। चंद्रपुर, कालाहांडी, कोडरमा और बैतूल, और मैग्नीज, अब्रक, लोहा इसका चुना पत्थर है। तो इसको सेट करेंगे। तो जो सबसे पहले चंद्रपुर की बात करें तो ये लो एस का प्रमुख क्षेत्र है। इसका लो एस का चंद्रपुर। उसके बाद में जो कालाहांडी है वो मैग्नीज का, किसका, मैग्नीज का प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद में कोडरमा है वो अब्रक का प्रमुख क्षेत्र है, और बैतूल हो गया चुना पत्थर का। चंद्रपुर लोहेयस का, कालाहांडी मैग्नीज का, कोडरमा अब्रक का, और बैतूल चुना पत्थर का। चंद्रपुर लोहेयस, कालाहांडी मैग्नीज, कोडरमा अब्रक और बैतूल चुना पत्थर के प्रमुख क्षेत्र है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्षेत्र वाइज कि कौन से क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जैसे लोएस की बात करें तो ओडिशा का गुरु महसाणी क्षेत्र है। गुरु महसाणी किसके लिए फेमस है, लोएस के लिए। सुलेपत लोएस के लिए। बादाम पहाड़ लोएस के लिए। कीरूबीरू, बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद, पिलोरा, देतरी, सुकिंदा, टोमका, अमरकोट और चिमरा, ये सारे ओडिशा में अवस्थित क्षेत्र है जो लोएस के लिए प्रमुख प्रसिद्ध है। वहीं छत्तीसगढ़ के टल्ली राजहर, दल्ली राजहरा सॉरी टल्ली राजहरा नहीं है, बेलाडीला, अरीडोंगरी, दंतेवाड़ा, बस्तर और बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है जो लोएस के लिए फेमस है। दल्ली राजहरा तो है ही, बेलाडीला है ही, आपको पता है। दंतेवाड़ा, बस्तर और बिलासपुर भी याद रखो। झारखंड की नोआ मंडी है, एक तो लोएस के लिए फेमस है। एक गुआ है, एक पलामू और एक सिंदूरपुर है। नोआ मंडी कहाँ की है, झारखंड की, ये याद रखो। कर्नाटक का बेल्लारी हो गया, और शिमोगा, चित्रपुर, ये सारे। बाकी बाबा बुदन की पहाड़ी याद रखना आपने, ये लोएस के लिए फेमस है, बाबा बुदन की पहाड़ी। मैग्नीज की बात करें तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जैसे बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास, निमाड़, इन क्षेत्रों में। अब्रक की बात करें तो झारखंड में अब्रक मुख्य रूप से पाया जाता है, जिसमें कोडरमा महत्वपूर्ण है। कोडरमा के अलावा हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद में पाया जाता है। और चुना पत्थर मध्य प्रदेश, बालाघाट, जबलपुर, सतना, बैतूल, सागर, कटनी, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, चुना पत्थर पाया जाता है। लेकिन हमें मुख्य तौर पर जो मुख्य मुख्य वो याद रखने हैं, जैसे झारखंड का कोडरमा याद रखना है, गिरिडीह याद रखना है, धनबाद भी याद रखना है। मैग्नीज का बालाघाट, छिंदवाड़ा हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन दे रखे हैं और हमें सही कथन आइडेंटिफाई करने हैं। गुजरात में भारत का विशालतम सोलर पार्क है, अरे नहीं, ये तो राजस्थान में। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, हाँ। गोवा में भारत का विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टिक यानी तैरती हुई सोलर वोल्टिक परियोजना कहाँ पे है, तो गोवा में तो नहीं है, कर्नाटक में है, तो तमिलनाडु में, सॉरी। तो भारत की बात करें तो भारत विश्व की सबसे बड़ी, चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता रखता है। यानी पवन ऊर्जा की क्षमता में भारत का स्थान कौन सा, बताओ, फोर्थ। राजस्थान का बड़ला सोलर पार्क है, विश्व का विशालतम सोलर पार्क है। इस प्रकार ये गुजरात में नहीं होगा, तो इस प्रकार दूसरा कथन गलत हो गया। केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, विश्व का पहला हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होगा। कौन सा, कोचीन इंटरनेशनल, पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित। हवाई अड्डे ने 2015 में आधिकारिक तौर पर 12 मेगावाट की सोलर परियोजना शुरू कर दी थी। 2015 में ही 12 मेगावाट की सोलर परियोजना शुरू कर दी थी केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टालिन ने
मतलब 13वीं सोलर संयंत्र का उद्घाटन किया था। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ी 13वीं सोलर संयंत्र कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय परिवहन से संबंधित कथनों में सही सुमेलित नहीं है। भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली सड़क है क्या? भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा दाओचेंग यादिंग हवाई अड्डा लद्दाख है क्या? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है क्या? और भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है क्या? तो एक इनमें से जो कथन दो है वो गलत है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह लद्दाख वाला हवाई अड्डा है, ना कि दाओचेंग यादिंग हवाई अड्डा। है तो लद्दाख में, वो भी लेह लद्दाख में है, लेकिन ये दाओचेंग वाला नहीं है। प्रकार खत्म। बाकी सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली सड़क हो गई, सबसे बड़ा कंटेनर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम एक एक करके देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह लद्दाख, ये हमने देख लिया। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा पश्चिमी तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग, पश्चिमी तट का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH66, इसे पूर्व में NH17 भी कहते थे। पूर्वी तट का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH16। अब देखो 6 दोनों में आया है ना, पहले से NH5, पहले पुराना वाला छोड़ो, नया याद रखो NH66 NH16। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर का रेलवे स्टेशन सबसे लंबा है। भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग, तो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक का मार्ग है ना, ये भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है, लगभग 4286 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 4286 किलोमीटर लंबा है। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, और वो 160 किलोमीटर प्रति आवर चलती है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, ये प्रश्न में भी आया था ये बात, तो विवेक एक्सप्रेस है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो मुंबई में, नवाज शरीफ मुंबई में है। भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो लेह मनाली सड़क है, ये सबसे ऊंची सड़क है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह लद्दाख हवाई अड्डा है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जो लगभग 11.215 किलोमीटर यानी लगभग 11.25 किलोमीटर लंबी है। और भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग आंध्र प्रदेश के चेरोपल्ली और रायपुर स्टेशन के मध्य स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा नाइट्रेट के भंडार किस मरुस्थल में पाए गए हैं? नाइट्रेट के भंडार की बात कर रहे हैं, और वो किसी मरुस्थल में पाए गए हैं। पेंटागोनिया, अटाकामा, ग्रेट विक्टोरिया, कालाहारी। इसका आंसर है, विश्व में सबसे बड़ा जो नाइट्रेट का भंडार है वो आटाकामा मरुस्थल में पाया गया है। और आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी चिली में और दक्षिणी पेरू में, यानी दक्षिणी अमेरिका में ही अवस्थित है, चिली और पेरू के आसपास के क्षेत्र में। और ये विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है, और यहाँ पे नाइट्रेट, तांबा और सल्फर के लिए प्रसिद्ध है, यानी बहुत बड़े भंडार मिले हैं। अब पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये भी देखो दक्षिणी अमेरिका में ही है। अटाकामा ले लो, पेंटागोनिया ले लो, दोनों कहाँ पे है? ये दक्षिण अमेरिका में है। इंडीज पर्वत जो सबसे लंबी श्रृंखला है, उसके पश्चिमी तट पे ये पेंटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है। अगर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, और इसमें कई छोटी रेतीली पहाड़ियां, घास के मैदान, कंकड़ पत्थर से भरी सतह वाले क्षेत्र है, जिसे रेगिस्तानी फुटपाथ या गिब्बर मैदान कहते हैं। तो प्रश्न बनता है, गिब्बर मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया मरुस्थल है वहां पे। और कालाहारी मरुस्थल आपको पता ही है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका का जो संक्रमित क्षेत्र है, जैसे बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? ये अपना कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, तो इस प्रकार विश्व के सबसे बड़े नाइट्रेट के भंडार अटाकामा मरुस्थल में, पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में है, अटाकामा दक्षिण अमेरिका में, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ पे गिब्बर मैदान भी कहा जाता है, और कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका में सॉरी, जो अफ्रीका के कौन कौन से देश? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? टेंस, राइन, वोल्गा या सीने? तो जो राइन नदी है इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। कहाँ से निकलती है राइन नदी? तो ये जो राइन नदी है ना, ये आल्प्स पर्वत से निकलती है, और कहाँ जाती है? तो उत्तरी सागर में जाती है। और इसके किनारे जो महत्वपूर्ण स्थल है वो देखते हैं, नीदरलैंड में इसके मुहाने पर रोटरडम बंदरगाह। रोटरडम बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है? राइन नदी के मुहाने पर। कौन से देश में? नीदरलैंड में। ये यूरोप का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग, यूरोप का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? राइन नदी वाला ही है।
जर्मनी का वोन शहर इसके किनारे स्थित है। स्विट्जरलैंड का जो बेसल शहर है ये राइन नदी के किनारे है, यानी जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शहर है वो राइन नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, यानी अगर देखते हैं इस नदी के किनारे तो पूर्वी भाग में इधर कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट, जो जर्मनी में अवस्थित है। अब प्रश्न बनता है ब्लैक फॉरेस्ट कौन से देश में स्थित है, तो आपका उत्तर क्या होगा, जर्मनी। और फ्रांस का जो वासजेज पर्वत है, वासजेज पर्वत है ये पश्चिम में, ये वासजेज पर्वत ये राइन नदी के पश्चिम में अवस्थित है। और कौन कौन से देशों से जाती है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिंचेस्टीन, फ्रांस, नीदरलैंड से निकलती। ठीक है, आगे चलते हैं। लंकासायर किस उद्योग के लिए फेमस है, कोयला, वस्त्र, लोह उद्योग, ऊन उद्योग। तो देखो लंकासायर है ना वो वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। लंकासायर जिस प्रकार जैसे अपने होता है ना राजस्थान, बिहार, गुजरात, उसी तरीके से एक राज्य है ब्रिटेन का लंकासायर, और ये वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। हम नाम सुनते हैं ना, मैनचेस्टर हो गया और बर्मिंगम हो गया, लिवरपूल हो गया, ये लंका जो मतलब मैनचेस्टर है ये इसके ही भाग है, लंकासायर के ही भाग है। बाकी डर्बीशायर हो गया, ये भी लंकासायर के भाग है जो वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। बर्मिंगम वो लोह इस्पात के लिए फेमस है। लिवरपूल जलपोत उद्योग के लिए फेमस है। लंकासायर औद्योगिक प्रदेश जिसमें ये अपना एक तो मैनचेस्टर हो गया, लिवरपूल हो गया, इसी के भाग है। और विश्व की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी, विश्व की प्रथम सूती वस्त्र की मिल है वो मैनचेस्टर में स्थापित की गई थी, इसे रट लेना है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। समताप मंडल है उसमें ओजोन है ना, उसको प्राकृतिक रूप से कौन नियमित करता है, विनियमित करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसे विनियमित करती है। समताप देखो ओजोन परत है ना वो मौसम के अनुसार बदलती है। अच्छा, क्या मतलब ओजोन का क्षरण हम ही नहीं कर रहे हैं। जब वर्षा ऋतु होती है तो इसकी मोटाई कम हो जाती, और जब सर्दी होती है तो इसकी मोटाई बढ़ जाती। और इसकी मोटाई किस में नापेंगे, डॉप्सन यूनिट में, डीयू में नापेंगे। और एक डॉप्सन यूनिट क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.001 मिमी की मोटाई के बराबर होती है। इसको टेक्निकली नहीं समझना है, इतना याद रखना है, ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरी विस्तार कितना है, पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार बताना है राजस्थान का। तो ये है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। कितना है, 69 डिग्री 30 से पूर्वी 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर में फैला हुआ अपना प्यारा राजस्थान। राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। ठीक है, इस प्रकार हमारा राजस्थान राज्य फैला हुआ है। इस प्रकार है ना हमारा राजस्थान प्यारा राज्य। तो ये हो गया 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, तो ये हो गया। और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 ये हो गया। ये हमारा राजस्थान। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा सीधी सी बात है जैसलमेर से गुजरेगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। लाठी सीरीज क्या है, वन संरक्षण कार्यक्रम, भूमिगत जलपट्टी, सेवन घास जलपट्टी, उपयुक्त सभी। तो लाठी सीरीज वो एक भूमिगत जलपट्टी है जो जैसलमेर के अंदर, जो अपना मोहनगढ़ जैसलमेर है वहाँ से पोखरण से होते हुए मोहनगढ़ जैसलमेर तक फैली हुई है। पोखरण से जैसलमेर के मध्य पोखरण ले लो और उसके बाद में मोहनगढ़ ले लो। इसके मध्य में एक जलपट्टी है जहाँ पे मीठा पानी पाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं क्या, लाठी सीरीज। ये आपके सामने जो मैप बनी हुई है ना, ये लाठी सीरीज का ही मैप है। ये अपना भारत में ये अपना प्यारा राजस्थान, यहाँ पे जैसलमेर। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। पश्चिम भाग में तापमान की अतिशयता है, देखो धरातल का स्वभाव है। अतिशयता का मतलब कभी गर्मी ज़्यादा कभी ठंड ज़्यादा, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रात को ठंड। तो जो धरातल है ना वो मिट्टी मिट्टी है वहाँ पे, बलुई मिट्टी, तो बहुत जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती है, तो गर्मी ज़्यादा लगेगी ठंड ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मुलान अकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद में आर्य सफलता सीरीज में एनरोल कीजिए। साथ ही साथ क्या बोलते हैं, हाँ, आरएस प्रीमियर लीग, आरपीएल, आरएस प्रीमियर लीग टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाना है आपको, आरएस प्रीमियर लीग लिखना है, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें अपने आप को ज्वाइन करवा लेना है। और वहाँ पे 8 बजे 2 बजे और रात्रि को 8 बजे क्विज होती है, तो उन क्विजेज़ को अटेम्प्ट करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।